तो कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं समय और ऊर्जा का प्रबंधन, क्लास 10th NIOS बोर्ड का जो है गृह विज्ञान। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, समय और ऊर्जा का प्रबंधन। आप समय का मतलब तो जानते ही हो, ऊर्जा का मतलब पता ही है, एनर्जी होती है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमारा क्या कॉन्सेप्ट दी गई है। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो दी गई है वो ये कहता है कि हम एक दिन में अनेक कार्य करते हैं। वो तो पता ही है कि आप भी करते हो। कुछ गतिविधियाँ जैसे भोजन करना, भोजन पकाना, व्यायाम करना, सोना, स्नान करना तथा मनोरंजन आदि को हमें अपनी मुख्य कार्य संबंधी गतिविधियों के साथ करना होता है। किंतु इन सभी कार्यों को हमें 24 घंटे के उपलब्ध समय में पूरा करना होता है। यदि हम समय समय पर अपनी ऊर्जा का पुनर्निर्माण नहीं करते हैं तो कार्य करना हम थक चुके होते हैं। आपको पता है ना कि अगर हम एक ही काम को कई घंटे तक करते रहें तो एक समय आता है जब हम क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो थक जाने के बाद क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है। आपको दोबारा से कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ लेना पड़ेगा जिससे एनर्जी मिले। मान लो कार की जो होती है, जो बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर से हमें उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। बैटरी मोबाइल को भी करना पड़ता है। से ऐसे ही हमारा शरीर भी उसी प्रकार से कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए समय के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व की भी आवश्यकता होती है। इस तत्व को हम एनर्जी कहते हैं। हमारे शरीर जो है एनर्जी के लिए ही काम करता है। अगर एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। ये तो आप जनरली जानते हो, जब कोई फास्ट होता है या कभी आप सह जाते हो तो देखते हो आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो यही बात कहता है, यह किसी कार्य को करने की क्षमता है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार हमारे पास संसाधन के रूप में उपलब्ध समय सीमित है, उसी प्रकार ऊर्जा की मात्रा भी सीमित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें अपने कार्य को सीमित समय में हमारी ऊर्जा के अंतर्गत पूरा करना होता है। कि जितना आपके पास एनर्जी है उतना ही काम करने की आपकी आवश्यकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें कही गई है। आगे कहा गया है कि स्रोतों के रूप में समय और ऊर्जा हम सभी की उपलब्ध है। ये दोनों ही संसाधन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। एक तत्व दूसरे को प्रभावित करता है। हालांकि हम सभी के पास उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा भिन्न होती है। आपको पता है आपके पास एनर्जी कुछ और होगा, किसी और के पास एनर्जी कुछ होगा। इसके लिए आपको एक बात की नॉलेज होगी, ज़रूर होगी, कि कोई व्यक्ति अगर दौड़ता है, ठीक है, आपने भी कभी पार्टिसिपेट किया होगा, तो जिसके पास अधिक एनर्जी होती है वो देखते कितने फास्ट दौड़ता है, और किसी के पास एनर्जी कम होता है तो वो कम दौड़ता है। किंतु समय की उपलब्धता हम सभी के लिए सामान्य है, अर्थात एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। यदि हम अपने कार्य को उचित रूप से तथा समय पर पूरा नहीं करते तो हमें अपने समय तथा ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। अन्य शब्द में हम अपने समय तथा कार्य को उचित प्रबंधन की विधि को सीखना होगा। किंतु हम अपने कार्य को प्रबंधन किस प्रकार करेंगे, इसी कंसेप्ट पे हम आगे बात करेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा अगला कंसेप्ट क्या है। अगला जो है हमारा क्या है, वो है संसाधनों के रूप में समय ऊर्जा। देखिए, समय भी हमारे पास पहले ही हमने पढ़ चुके हैं। संसाधन हमारे लिए समय की बहुत ज़रूरी होती है। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि संसाधन वे तत्व जो है अपने कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध होती है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन, गैर मानवीय, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। कुछ संसाधन जैसे समय, धन, ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध होते हैं, किंतु सीमित मात्रा में, और हमें इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से कुशलतापूर्वक करना चाहिए। अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए उपलब्ध साधनों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करना ही संसाधन प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए, जो आपको समय मिला है ना, उस समय में जो आप कार्य अच्छे से करते हो और उसका प्रबंधन करते हो, तो यही जो है संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। तो ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। यदि आप अपने मित्र के घर साइकिल से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पास समय और ऊर्जा दोनों साधन होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अपने दोस्त के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आपने समय भी नहीं देखा है, ना एक निश्चित टाइम निश्चित किया है, और निकल जाते हो, तो इससे आपको क्या होगा, ना तो आप समय पर पहुँचोगे, और पहुँचेगा क्या पता का आप समय से पहले पहुँच जाओ। तो ये दोनों कंडीशन में बात सही नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि समय और ऊर्जा के स्वच्छ उपयोग को समय तथा ऊर्जा का प्रबंधन कहलाता है। अगर आपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन किया है तो वही समय प्रबंधन कहलाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सही राय है। ठीक है, सही बात है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है हमारा वो कहता है कि समय नियोजन और कार्यक्रम। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है कि संसाधनों के उपयोग के नियोजन से हम उन्हें कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से करेंगे। देखिए, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है कि समय का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि समय जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सारे काम आप क्या कीजिए, पहले से ही निर्धारित कर लीजिए और उसका समय योजना बना लीजिए, टाइम प्लानिंग बना लीजिए। क्योंकि बड़े से बड़े जो लोग होते हैं ना, शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। अगर आप भी पढ़ाई लिखाई शेड्यूल के हिसाब से
चलाइएगा तो वो जो है समय पे हो जाएगा और ईज़िली समाप्ति भी हो जाएगा। अगर अभी भी समय योजना नहीं बनाए हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि टाइमिंग का प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपके जो अगला चैप्टर मैं डालूंगा उसके बारे में कोई पता नहीं लगेगा। तो अभी भी कर लीजिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कंसेप्ट है हमारे लिए। आगे जो है हमारा कहता है समय नियोजन के चरण। देखिए, समय नियोजन के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला तो होता है सभी गतिविधियों की सूची तैयार करें। ठीक है, एक निश्चित दिन के किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची बना ले। ये कार्य हो सकते हैं भोजन करना, सोना, स्कूल जाना, स्कूल का समय तथा गृह कार्य, खेलना, अपनी माँ के साथ खरीदारी के जाना, घर के आसपास के क्षेत्र के साफ करने में अपने पिताजी की सहायता करना, घर की सफाई करना, संगीत व नृत्य की कक्षाओं के लिए जाना। ये सारे कुछ जो है हमारे कंसेप्ट में भरी पड़ी है। लचीले व गैर लचीले कार्य का समूह बना लीजिए। कौन जो है आपको काफ़ी लचीला है, कौन जो गैर लचीला है। सभी कार्यों को 2 श्रेणियों में बांट लें। कार्य जिन्हें करने के समय की पाबंदी न हो, यानी एक समय जो काफ़ी कर सकते हो, अर्थात लचीले कार्य, जैसे खरीदने के लिए बाजार जाना। अब बाजार में आप जाते हो तो समय का कोई निर्धारण नहीं होता, अधिक भी हो जाती है, कम भी लगती है। खरीदारी का दिन और समय को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है और उन्हें अगले दिन के लिए भी टाला जा सकता है। अन्य श्रेणी के कार्य वे हैं जिन्हें के लिए समय की पाबंदी होती है, अर्थात गैर लचीले कार्य, जैसे स्कूल, संगीत, नृत्य कक्षाएं में जाना। इन कार्यों करने की समय निश्चित और इनसे निलंबित या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ आपको होना है वो तो होगा ही होगा, उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको आप निलंबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो निलंबित कर दीजिएगा तो कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक कार्य करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना। देखिए, समय का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है कि तैयार की गई सूची में प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का आवंटन करें। स्कूल जाने के लिए 6 से 10 मिनट या 1 घंटे का समय लगता है। स्कूल का पूरा समय 5 से 6 घंटा होता है। सूची में उन सभी कार्यों को दीजिए, क्योंकि आपको कहाँ जाना है पहले ही निर्धारित कर लीजिए। इससे क्या होता है, आप संतुलित बना पाएंगे। आगे संतुलित बनाना ये सबसे कठिन कार्य है। एक तरफ आपके पास एक दिन में उपलब्ध कुल समय और दूसरी तरफ आपके पास दिन भर की जाने वाली गतिविधियाँ जिन्हें आपको पूरा करना है। प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करने के पश्चात आपको पता चलता है कि सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय की मात्रा तो 24 घंटा ही होता है। हमारे पास देखिए 24 घंटा ही होता है जो हम कार्य कर सकते हैं। उसके बाद दिन बदल जाती है और वो कार्य आ जाता है जब जो चीज़ के लिए आप ध्यान मगन हो। इसलिए समय जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो समय पे ही सारे कार्य होना जरूरी होता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय सारणी बनाना पड़ेगा और सभी प्लानों को पहले से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है समय, ऊर्जा और प्रबंधन, कि समय को हम कैसे करें, इसे हम ऊर्जा बचाएं और इसे हम प्रबंधन करें। तो ये टॉपिक का यही वैल्यू थी। आगे देखते हैं। आगे जो है ये कहता है कि उपयोग समय योजना के आप देख सकते हैं कि दिन में कुछ निश्चित समय अन्य गतिविधियों के निर्धारित समय में पूरा करना होता है। इस समय अवधि को न्यूनतम भारी अवधि यानी पीक ऑल्ट कहते हैं, यानी भार अवधियाँ यानी पीक लोड। यह व्यस्तम अवधि का प्रबंधन उचित नियोजन द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे के स्कूल के कपड़े को इस्त्री करने के कार्य तथा नाश्ते या दोपहर के भोजन की कुछ तैयारी शाम को ही करके रखी जा सकती है, जैसे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इसके अगले दिन प्रातःकालीन व्यस्तम अवधि के दौरान होने वाले दबाव या तनाव से कुछ कमी आ जाएगी। ये तो जनरल सी बात आपको पता ही है कि हम बच्चों को तैयार करते हैं और बच्चों को तैयारी के चक्कर में तो और भी प्रॉब्लम आती रहती है, तो इसको पहले ही सुनिश्चित कर लीजिए। निर्धारित कार्य करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक थकान तथा तनाव हो सकता है। आपने यह भी देखा होगा कि दोपहर का समय विश्राम का अभिरुचि के कार्य की निकालता है। इसे खाली या फुर्सत का समय यानी सोर्स पीरियड कहते हैं। ठीक है, शरीर के विश्राम देना तथा थकाऊ दिनचर्या की निरंतरता को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो हमारा नाइट होती है। अगर नाइट नहीं रहेगी तो हमारा थकावट जो है वो कैसे दूर होगी। इसे शरीर को शारीरिक तथा भावात्मक रूप से पुण्य प्रेरित करने में भी सहायता मिलती है। इसे हमें अपने व्यस्त अवधि के दौरान अधिक कुशलता से करने का तनाव कम करने की मदद मिलती है। तो यही बात यहाँ बताना चाहता है कि कोई भी काम करने से पहले आपको सारणी बना लेना चाहिए। ठीक है, सारणी जो होगा कुछ इस तरह होगा, जैसे कि आपको टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है कि किस चीज़ को हमें कब करना चाहिए। दोस्तों ये सारणी जो होती है समय, क्योंकि ये समय और ऊर्जा दोनों को बचाती है। अगर आप सभी चीज़ें समय पर निर्धारित कर दोगे ना तो ये आपके लिए सफलता का भी कारण बनेगा और आपका समय नियोजन भी हो जाएगा और आप एक अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान भी बन जाओगे। तो इसमें यही बात समझाने की कोशिश किया है। आगे देखते हैं क्या इसमें ये बताया गया है कि समय नियोजन तैयार करने के लाभ। अब देखिए
समय नियोजन करने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समय नियोजन जो आप तैयार करते हो तो इसका क्या लाभ मिलती है। समय नियोजन करने के लिए हमें संभव हो पाएगी कि आप थकान महसूस किए बिना अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाओगे। आपके विश्राम तथा आराम के लिए समय मिल जाता है। आपको अपनी रुचि जैसे बाहर के खेल खेलने के लिए भी समय मिल जाता है। ठीक है, आप कम समय में अधिक सोचन कार्य कर सकते हैं। आप अंतिम क्षण के तनाव और असमंजस की स्थिति से बच सकते हैं। किए गए कार्य गुणवत्ता बेहतर होती है। तो ये सारे चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी है कि हमें इससे क्या लाभ होती है। तो ये लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय बच जाएगा, आपको खेलने के लिए मौका मिल जाएगा, आपका सारे कार्य जो होता है समय पे हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सारे कॉन्सेप्ट को आप अपना क्लियर कर लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो है कि सभी कार्य को पूरा करने के लिए हमें समय की बचत करनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि समय की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए समय कैसे बचत कर सकते हो। समय योजना बनाता उनका कटाई का अनुमान लगाकर, ठीक है, अगर हम इनका अनुमान लगा दें तो हो सकता है समय का बर्बाद नहीं करना। थोड़ा भी समय की बर्बाद ना कीजिए कि समय अगर आप बर्बाद करते हैं तो वो समय कभी दोबारा नहीं आता है। श्रम को बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करके, जैसे टेक्नोलॉजी है जिसको अगर उपयोग करेंगे टेक्नोलॉजी के तो उससे क्या होगा, समय बचेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी गड्ढे को करने में अगर बहुत समय लग रहा है तो अगर उपकरण का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो गड्ढा जो है 2 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी। एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक कार्य करना, जिससे कार्य का सामंजस्य कहलाता है, यानी एक से अधिक काम नहीं करना। और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि रिपोर्टेशन क्या होती है। रिपोर्टेशन क्या होगी, यानी सामंजस्य। वह क्षमता है जिसमें एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक कार्य किया जा सकता है। वह क्षमता है जिसमें एक ही समय में एक से अधिक कार्य किया जा सकता है, उसे हम सामंजस्य कहलाता है। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है कि देखिए क्या है, ऊर्जा को बचाने के तरीका। अब ऊर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना हमारे पास ऊर्जा बचा रहेगा उतना हम कार्य करने में सक्षम होंगे। दिन के दौरान हम सभी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जिनके विभिन्न मात्राओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारी कार्य, सामान्य कार्य, हल्की कार्य। अब देखिए जैसे दौड़ने, जॉगिंग करने तथा पोछा लगाने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्य झाड़ू लगाना, इस्त्री करना, ये सब सामान्य कार्य है। हल्की कार्य जैसे आपने टीवी भी देखते हो, संगीत भी सुनते हो, तो ये भी एक कार्य में आ जाता है। तो ऊर्जा को बचाने का तरीका क्या होता है कि सभी को समय सारणी बना लीजिए और तभी आपका जो ऊर्जा होगा वो प्रबंधन होगी। प्रबंधन का मतलब ही होता है बचाया कैसे जाए। तो जो समय पे निर्धारित कर दी जाती है ना, वो समय के अनुसार चलता है, तो उससे हमें क्या होती है, ऊर्जा की बचत होती है। अब हमारा जो है अगला है ऊर्जा बचाना। ऊर्जा बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऊर्जा बचाने के लिए संभवतः हम ये करेंगे, कार्य को छोटे छोटी गतिविधियों को विघटनित कर दीजिए। जो कार्य है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दीजिए या एक दूसरे से सहयोग करके उसको आपस में करने की कोशिश कीजिए। एक कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में अनेक गतिविधियां करनी होती है, जैसे कपड़े को देखरेख तथा रखरखाव। पाठ में आपने कपड़ों को धोने की विधि सीखी होगी। अब कपड़े धोने से कार्य की छोटी छोटी गतिविधियों को विखंडित करते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कि करना, सूती, रंगीन, सफ़ेद आदि। कपड़े को कुछ समय के लिए साबुन डिटर्जेंट घोल में रखना, कपड़े के गंदे भाग को रगड़ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है छोटे छोटे काम होते हैं, उसको क्या कीजिए, आप थोड़े थोड़े चीज़ों को बदलते जाइए। सभी अतिरिक्त संचालनों को हटा दें और गतिविधियों को सुनियोजित करें, यानी जो भी चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको हटा दीजिए। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं किंतु वास्तव में काम कम करते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में कुछ मेहमान आए हैं और आपको उन्हें पानी देना है, तो आप बार बार रसोई में जाकर एक एक करके पानी का गिलास लाते हैं। इसमें आपका हलचल हो जाती है। तो देखिए ये बात सही बताया गया, क्योंकि अगर एक एक करके गिलास लेने जाइएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसको क्या कीजिए, प्लेट का यूज़ कीजिए, सब बहुत से गिलास जो एक साथ लेके आइए। तो ये जो होता है समय के बचाने के तरीके होते हैं, क्योंकि समय बचता नहीं, बचाना पड़ता है। अगला है कार्य को बेहतर क्रम में करें। देखिए सबसे पहली बात है कि काम को आप कैसे क्रम में रख रहे हैं। जैसे काम के क्रम में रखेंगे वैसा ही चलेगा। कार्य को उचित क्रम में रखना चाहिए। कुछ कार्यों को अन्य कार्यों से पहले तथा कुछ कार्यों को अन्य कार्यों के बाद में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि फर्श पर झाड़ू लगाने से पूर्व ड्रेसिंग की जाती है तो झाड़ू लगने की धूल फिर से फर्नीचर पर लग जाएगी। अब देखो इसमें बात बताने की क्या कोशिश किया है कि आप क्या करते हो, पहले झाड़ू मार देते हो और फिर क्या करते हो, डस्टिंग करने जाते हो। दोस्तों अगर डस्टिंग करोगे तो जनरल सी बात है, डस्ट जो होगी वो फिर से हमारे फर्श पे आएगा और फिर से आपको पोछा लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप क्या कर लीजिए, पहले जितनी भी है डस्टिंग वस्टिंग कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, फिर क्या कीजिए, झाड़ू या पोछा लगाइए। इससे क्या होगा, कई काम एक साथ हो जाएगा। बंदे करते भी हैं, लोग करते भी हैं, उल्टा काम कर जाते हैं। पहले क्या कर देंगे, पहले कोने वोने को साफ नहीं करेंगे, पहले पोछा लगा देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, बाहर से कचरा निकालेंगे। तो जनरल सी बात, वो गंदा हो जाता है। तो इससे क्या कहते हैं कि समय नियोजन, अगर समय की आप सही प्रबंधन कर रहे हैं तो वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है।
अगला जो ये कहता है कि अपने कार्य को अधिक कुशल बनाना। कार्य को पूरा करने से, कुशलता प्राप्त करने से कार्य को पूरा करना आसानी हो जाता है। इससे ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है। रंजिता साइकिल चलाना सीख रही है। उसके पिताजी साइकिल के पीछे से पकड़ रख चलाते हैं ताकि उसे सहारा मिले, साइकिल का संतुलन बना रहे। उसके पिता निरंतर उसका ध्यान रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, धीरे धीरे सही चलाना सीख जाए। तो ये बात सही है, अपने कार्य में अधिक कुशलता होनी चाहिए कि आप कैसे कोशिश कर सकते हो। सही मुद्रा का प्रयोग करना। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया होगा सही मुद्रा। आपको पता है कि हमारे शरीर की थकावट जो होती है, हम टेंशन में या स्ट्रेस में पड़ते इसलिए कि हमारा जो मुद्राएं होती हैं वो सही नहीं होती हैं। अरुण छोटा सा हथेल वाली परंपरागत झाड़ू से फर्श की सफाई कर रहा था। उसके लिए उसे झुकना पड़ रहा है और झाड़ू भी धीरे धीरे लग रहा है, जिस कारण वह अनथक अपना कार्य कर रहा है। उसे अपना कार्य पूरा करने में अधिक ऊर्जा और समय लग रहा है क्योंकि उसने इस कार्य को करने के लिए गलत मुद्रा का उपयोग किया है। देखिए कभी कभी ये भी होता है, अगर झाड़ू मारने का तरीका भी देखिएगा ना तो वो भी गलत होता है, जिससे काफ़ी हमें समय लग जाती है। तो इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई समय का हम ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें जो मिल जाए। ठीक है, हमारा जो इसका 6th पॉइंट है यही कहता है कि सही ऊंचाई पर कार्य करें और वस्तु का प्रयोग करने के स्थान को सीमित रखें। फर्श पर बैठकर आप लंबे समय तक कपड़े पर इस्त्री नहीं कर पा सकते हैं, आप थक जाएंगे और आपकी पीठ भी दर्द करने लगेगी। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इस्त्री करने का स्थान नीचा है और इस्त्री करने, भोजन पकाने या लिखने कार्य को नीचे बैठकर करना आरामदायक नहीं होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पढ़ाई करना है, सब खाना बनाना है या ये काम करने, प्रेस करने, तो हमेशा खड़े होकर करना बहुत आसान होता है। यदि आप किसी मेज़ पर रखकर इस्त्री करते हैं, इसकी ऊंचाई आपके हाथों तक होती है तो आपको अपने हाथों को अधिक नीचे रखना पड़ता है और इससे आप अनावश्यक रूप से थकते नहीं हैं। जब आपके कार्य करने की सेहत आरामदायक ऊंचाई पर होती है तो आप अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समय की भी बचा लेते हैं क्योंकि आप उस कार्य को अधिक तीव्र से कर पाते हैं। अब अपना पाठ्य पुस्तक तथा कापियों को कहाँ रखते हैं? जी हाँ, अपनी पढ़ाई की टेबल के समीप, क्योंकि उसमें पढ़ाई करते समय आप उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। यही तो होता है ना कि पढ़ते हो वहीं पर सारा कुछ रखते हो जो आपको आराम से समय पर प्राप्त हो जाए। यदि आप अपनी पुस्तक को पढ़ाई के टेबल से दूर किसी अन्य कमरे में रैक पर रख देते हैं तो आपको ज़रूरी है कि वहाँ पर आपकी समय भी बर्बाद होगी क्योंकि आपको वहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि समय प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो अंतिम है वो 7 पॉइंट है, कहता है श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग। आप देखिए एक बात तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि अगर समय की बचत करना है तो उपकरणों का भी उपयोग कीजिए। वो उपयोग करने से क्या होता है, समय की हमारी काफ़ी बचत होती है। श्रम बचाने वाली बिजली के उपकरणों का प्रयोग करने से समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए मसाले को पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करना या ब्रेड को टेस्ट करने के लिए टेस्टर का उपयोग करना, इससे व्यापक सतह पर ऊर्जा के समय की बचत होती है। तो इसमें जो यही बात बताने की कोशिश किया गया कि देखिए कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, समय और ऊर्जा का प्रबंधन। अगर बोर्ड वाले ने एग्ज़ाम पूछा भी है तो सिर्फ यही पूछेगा कि समय नियोजन आप कैसे करेंगे, तो आप इसमें यही बताइएगा कि समय नियोजन करने के लिए हमें समय का पहले प्रबंधन करना पड़ेगा, सही सारणी बनाने पड़ेंगे। सही सारणी बनाने से ये होगा कि हमारा समय जो होगा सारे डिवाइड हो जाएंगे और हमें हर एक कार्य करने के लिए हमें समय उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये बताया कि समय जो हमारा होता है 24 घंटे का ही होता है और 24 घंटे में ही हमें कार्य करने होते हैं। अगर आपको वो काम करिए, काम को 2 भागों में बांटिए, एक लचीला बांटिए, एक कठोर काम बांटिए, जो आपको 100% करना है और जिसमें अधिक समय लगता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, पहले से प्रबंधन कर लीजिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, अगर आप प्रबंधन कर लेते हैं तो आपकी श्रम भी बच जाएगी, आपकी ऊर्जा भी बच जाएगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि हमें जितना हो सके जो चीज़ हमारा उपकरणों द्वारा हो रहा है, हमें उपकरणों के साथ सहायता भी लेना चाहिए क्योंकि आज जो है आधुनिक युग है और आधुनिक युग में समय का जो है बहुत महत्व है क्योंकि आपको पता है हर एक व्यक्ति जो है समय का उपयोग करके आपसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो समय का प्रबंधन करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको सही लग रहा होगा पढ़ाने का तरीका तो कृपया सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए क्योंकि NIOS के जो है उसकी जो ना तो इसको ढंग से बुक मिल पाती है, ना इसका कोई गाइड मिल पाती है, ना उससे टीचर मिल पाते हैं। तो इसको शेयर जरूर कीजिए जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनको मिल जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहे NIOS पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको लगा लेना है जिससे दूसरे बच्चों की भलाई हो जाए।
मैं एक बात जानता हूँ कि आज की दुनिया एक ऐसी हो गई है जहाँ भलाई कोई किसी को करना नहीं चाहता है, सिर्फ अपने से मतलब रखता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें अच्छा बनना है। भलाई कीजिएगा तो आपका भी भलाई हमेशा होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि भलाई किया हुआ कभी भी ख़राब नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। ओके बाय।